नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज मैं यूटीटी का मैथ्स का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। मैंने एनवायरनमेंट भी अपलोड किया है यूटीटी का, आप उसे भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैथ्स को आगे करते हैं, फिर आपको साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उन्हें कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 109। प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? किस पर नहीं होना चाहिए? देखिए, ये साइकोलॉजी है, मैथ्स की साइकोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन क्या है? गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। देखिए, जब आप कक्षा 1, 2, 3 इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बच्चों से क्या करवाते हैं? ज्यादातर संख्या का ज्ञान करवाते हैं कि ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 है, 3 है, इस संख्या को 5 बोलते हैं। उनके दिमाग में चित्र बनाते हैं हर एक संख्या का। तो बच्चे, अगर आपने कह दिया 2 धन 2 कितना हो रहा है, बच्चे ने अगर आंसर दे दिया 4 तो ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई मतलब नहीं है। आपको बस बच्चे के दिमाग में अवधारणाएं डालनी है। जब आप कक्षा में पढ़ाते हो तो किस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी पर, कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। बच्चा अपनी समझ विकसित करेगा, वक्त लगेगा, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि नहीं पूछा हुआ था इसलिए। अगला है ज्यामिति निरूपण, जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, क्या कहलाता है? पूरा और उसका अंश। देखिए, पूरा होता है 100% और 100% का एक ही चार्ट बनता है, वो पाई चार्ट। जो पाई चार्ट है वो 100% के लिए बनता है, उसके बाद आप उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हो। ठीक है, देखिए कैसे पाई चार्ट होता है ऐसे गोल। ये होता है कि आपकी पूरी विद्यालय में कितने बच्चे हैं, पूरी विद्यालय की बात कर रहा हूं। पूरी विद्यालय में अगर आपके 500 बच्चे हैं तो 500 में से फिर इसके बाद ही ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अभी पूछ दिया कि 7 में कितने बच्चे हैं, 10 में कितने बच्चे हैं, 5वीं में कितने हैं और 11वीं में कितने हैं पूरी विद्यालय में। तो आप इसके आधार पे ये मान निकालते हो। तो आप क्या करोगे? पहले हर एक कक्षा में कितने बच्चे हैं उसके आधार पे निकालोगे, फिर इस पाई चार्ट में निरूपण करोगे। आप ये भी कर सकते हो, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सारे बच्चों का बन सकता है पाई चार्ट। ये ध्यान रखिएगा, अगर संपूर्ण का बोला हुआ है तो पूर्ण का हमेशा पाई चार्ट बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया नहीं है रटना। रटने का निषेध किया हुआ है। आपने एनसीएफ में देखा होगा, चाहे आरटीई चाहे कोई भी अभिलेख आया है, उसमें यह कहा गया है बच्चों की समझ विकसित कीजिए, ना कि उन्हें रटने की तरफ प्रेरित कीजिए। ये ध्यान रखना, रटना नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक यानी कि निदान करना। पहला है बच्चों की समझ में अंतर का जानना, दूसरा माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। देखिए, नैदानिक यानी कि कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करना है, ये निदान हुआ। अभी कैसे कर सकते हो? ये क्या कर सकते हो? बच्चे को सोच में बदलाव, बच्चा जिस दृष्टिकोण से वस्तु को देख रहा है, समझ रहा है, उस दृष्टिकोण में बदलाव करना है, यानी कि उसका नया स्कीमा बनाना है। देखिए, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतर जानना, कि हम जो समझाना चाह रहे हैं बच्चा वो क्यों नहीं समझ पा रहा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो समझ जान गए तो आप बच्चे का निदान कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? कक्षा 1 और 2 में आप केवल गिनती बताते हो बच्चों को, ज्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन वहां मापना, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये नहीं बताते। तो इसका क्या है? मापना। इसका आंसर क्या होगा? मापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रश्न हल करने का कौशल, देखिए हल करना है तो जो जो आपकी थ्योरी वाला पार्ट है उसे हटा दो, क्योंकि गणित एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी वाला पार्ट यानी कि याद करना, जिसे आप कंठस्थ करना कहते हैं, रटना, ठीक है, इन दोनों चीजों को हटा दो। तो पहले है प्रयत्न त्रुटि, ठीक है, चित्रांकन करना, चित्र बनाते हो आप, लेकिन कंठस्थ करना आ गया इसमें, ये नहीं आएगा। अगला है पीछे से हल करना, ये भी होता है। रट लेना भी नहीं आता है। तीसरा विवेचन करना, विवेचन मतलब रीजनिंग, चर का उपयोग करना,
प्रतिरूप देखना, ये सही है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, तो पहला क्या है, विवेचन करना, रीजनिंग देखना, चर का उपयोग करना, और तीसरा क्या है, पैटर्न चेक करना, और लास्ट देखो कंटेस्ट करना है, कंटेस्ट करना भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, 114वां क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं जो हल करने वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 115 ये कह रहा है कि 115वां प्रश्न है, 18 का वर्ग और 19 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपको 18 का वर्ग निकालना होगा और 19 का वर्ग निकालना होगा। तो आप जब दोनों का वर्ग निकाल दोगे तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का पता चल जाएगा। तो देखिए 18 का वर्ग कितना होता है, 324। 18 का वर्ग होता है 324, तो निकाल लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हो। और दूसरा क्या क्या होगा उसमें, 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग कितना होता है, 361। ये दोनों ही पता आपको। अब उन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से लेके अनंत तक, धनात्मक में 1 से लेके अनंत तक। आप इन दोनों को घटा दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7। तो देखिए 37 आया है, लेकिन उसमें कहा है कि 18 और 19 के बीच, बीच पूछा हुआ है उसमें, ये ध्यान रखिए, उसने बीच पूछा हुआ है। अगर मैं कह देता हूं 5 और 7 के बीच कितनी संख्याएं हैं, एक ही तो आएगी। ठीक है, उसने बीच कहा है कि 18 का वर्ग और 19 का वर्ग, 18 का वर्ग था 19 वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, बीच पूछ रहा है। तो आपने इन दोनों को घटाया तो 37 आया, ऋण 1 बराबर 36 संख्याएं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं कि एक त्रिभुज के क्रम, एक ही क्रम से लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना है। तो देखिए एक ही क्रम का मतलब, ये आपका त्रिभुज है, इधर इधर इधर, आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में चलो या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, आप एक ही तरफ के लोगे। तो इनको जोड़ूंगा तो इसका योग आएगा 360। किसी भी चित्र का मैं अगर हेक्सागन बना दूं बेंजीन टाइप का, 1 2 3 और ये ऊपर जाएगा 4 5 और 6, इन कोणों का योग भी 360 ही आएगा। आपका चित्र कुछ भी हो, उनका योग 360 डिग्री ही आएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही क्रम से लिए गए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो योग का सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है 180 ऋण n - 2, यानी कि भुजा ऋण 2। अगर आपके पास योग दिया हुआ है किसी आकृति का, किसके कोणों का योग दिया हुआ है आपके पास, अंदर के कोणों का, अंतः कोण बात कर रहा हूं, अंतः, बाहर का चाहे कुछ भी हो 360 होगा, लेकिन अंतः कोणों की बात कर रहा हूं, और उसका योग दिया हुआ है। तो आपको पूछा हुआ है कि भुजा निकालिए, तो ये भुजा है इस समय, ठीक, या फिर आपको भुजा दी है, माना कि ये वाला चित्र है, और इसको पूछ दिया कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 180 ऋण कितनी भुजाएं हैं, 6 ऋण 2, 6 में से 2 गया 4, 18 को 72, 720 डिग्री, यानी कि इसके सारे कोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न कौन सी है। तो चलिए कर लेते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो पहले से साफ कर दूं, अब देखिए बड़ी भिन्न कौन से ये पूछा जा रहा है। तो माना पहली भिन्न है मेरी a/b और दूसरी भिन्न है c/d। मैं इसको आपको ऑप्शन से हल करवाता हूं, ध्यान रखिएगा, किससे, ऑप्शन से। तो आपको कहा है कि दोनों भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, यानी कि a गुणा गए c/b गुणा गए d बराबर 14/15। अगला है कि अगर उनका भागफल 35/24 है, इतना भागा इतना, तो a/b अगर भागा होता है तो उल्टा जाता है, तो क्या हो जाएगा d/c गुणा में, और ये कितना हो गया 35/24। आपको इसमें लंबा लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन जब आप प्रश्न पत्र हल करोगे उस समय आपको आसानी से हो जाएगा।
कैसे देखिए, अब आप इसके बाद ऑप्शन देखिए कि इन दोनों को गुणा करके 15 आना चाहिए और बी और सी को भी गुणा करके 24 आना चाहिए। भागफल का और गुणनफल का दो अलग अलग है, एक पहला एक दूसरा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 7/4। उसने ये पूछा है बड़ी भिन्न कौन सी है। माना मेरी बड़ी भिन्न ये है, ये बड़ी है और ये छोटी है। अब कोई भी हो सकती है बड़ी छोटी, लेकिन उसने कहा है पहला ऑप्शन है 7/4। क्या इन दोनों में से कोई भी एक 4 हो तो हमारा उत्तर 15 आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है और 4 एक सम संख्या है। दूसरा ऑप्शन बी 7/6। इन दोनों में से कोई एक संख्या 6 हो जाए तो क्या हमारी भिन्न 15 आ सकती है? हाँ, आ सकती है। कैसे? क्योंकि 6 में आपका 3 गुणा 2 होता है, 3 के पाड़े में 15 आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बी वाला तो हो सकता है। अगला है 4/7। तो 7 के पाड़े में फिर 15 नहीं आता है, फिर नहीं हो सकता। और लास्ट है 4/5। 4/5 भी हो सकता है क्योंकि 5 के पाड़े में भी 15 आ सकता है। यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारे क्या है? नियर बाई है। कौन कौन सा? 7/6 और 4/5। ये दो ऑप्शन मिले हैं हमें, जिनमें मान रख के हमारा उत्तर आ सकता है। अब देखिए उसने एक और चीज कही है कि इन दोनों को भाग दे दूंगा तो 35/24 आना चाहिए। ठीक है, आप इनको भाग दे दो इन्हीं दोनों को, तो भाग में क्या हुआ? इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 7 में 35/624। आप देख सकते हो जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है उससे मिलके बना है, दूसरा और चौथा ऑप्शन से, क्योंकि आपके पास प्रश्न में दोनों ही भिन्न दे रखी होंगी, बड़ी भी और छोटी भी। जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें दोनों भिन्न होंगी। आपने अगर दोनों भिन्नों का पता लगा लिया तो आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए उन दोनों को भाग करके आपका इतना तो सीधे सीधे बन रहा है। अब गुणा करके देख लीजिए, 7/6 और 4/5 को मैं गुणा करता हूं तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो 7 दूनी 14 और 5 तियां 15। आपके दोनों ही मिल रहा है। लेकिन अब उसने कहा है बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न निकालने का एक सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास बहुत सी भिन्नें दे रखी हैं और आपको उसमें से बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है तो पहले इसी का कर लेते हैं। आपका था 7/6 और 4/5। 7/6 और 4/5 में से बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके हर से इसे गुणा कर देना और इसके हर से इसे गुणा कर देना, जो बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न। 7×5 35 और 6×4 24, तो ये बड़ा आया, यानी कि ये बड़ी भिन्न है। आपका आंसर ये होगा। माना 2/3, 4/6 और 3/5 लिखा है। अब पूछ दिया कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। 6 ने इसको 7 कर लो क्योंकि दोनों तो बराबर हो जाएंगे। 4/7 और 3/5 इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है? तो अब 2 के जोड़े लो, पहले इन 2 का जोड़ा लो। 7 दूनी 14 और 4 तियां 12, तो ये आया 14 और ये आया 12, तो ये बड़ी भिन्न है। तो आप इसको हटा दो, ये नहीं है हमारे पास। अब बचे ये 2, इन दोनों में फिर से वही कीजिए। 5 दूनी 10 और 3 तियां 9, तो ये फिर छोटा आया, यानी कि यही हमारी क्या है? बड़ी भिन्न है। ये ध्यान रखिएगा आप कैसे निकालोगे। ये सरल तरीका है, आप प्रश्न पत्र में बैठ के ऐसे हल कर सकते हो। चलिए अब अगला करते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो भरा हुआ, और तो यह 3/4 भरा हुआ है। यानी कि जब मैंने क्या किया, 6 बोतल निकाली और 4 डाल दी, तो मैंने कुल मिला के अगर मैं यहीं पे देखूं तो कितना हो गया कि मैंने सिर्फ 2 बोतलें क्या की हैं? निकाली हैं। तो इसलिए कितना हो गया? 3/4 भरा हुआ है। तो पूरे टिन में कितनी बोतल तेल भरा जा सकता है? पूरे टिन में कितनी बोतल तेल भरा जा सकता है? और ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी नल वाला बताया था। जब भी नल वाला प्रश्न आता है या फिर पानी का प्रश्न आता है तो उस समय उत्तर 1/1 में आता है। तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, पहले का टिन क्या था? 4/5 भरा हुआ था। मैंने इसमें 6 बोतल निकाली और 4 बोतल डाली किसी टिन में, तो कुल मिला के मैं देखूंगा तो मैंने क्या किया है? 2 बोतलें निकाली हैं। इतना क्लियर है? इसमें से मैंने 2 बोतलें निकाल दी,
तो यानी कि 2x। हमको 2 बोतल का लीटर नहीं पता कितना लीटर आएगा, और हमारा उत्तर कितना आ गया 3/4। तो आप इसे हल कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा 4/5 ऋण 3/4, 4 चौको 16 ऋण 20 को 4 चक्कू 16, 5 दिया 15, 16 ऋण 15/5 चक्कू 20 बराबर 2x। बराबर में 2x उधर चला जाएगा ना, तो कितना हो गया 1/20 बराबर 2x। x बराबर 40, 1/40 आ रहा है ना, x बराबर 1/40, तो यानी कि 40 ही लीटर है वो। 40 बोतलें, सॉरी 40 बोतलें हैं वो, 40 बोतलें एक पूरे टिन को भर देंगी। आपको ऐसे हल करना, आप सीधे समीकरण बनाइए और हल कीजिए। गणित में ये सबसे बढ़िया होता है कि आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो एक काम कीजिएगा, आप a और b को कोई प्राकृतिक संख्या मान लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या यानी कि धनात्मक होंगी और किधर के लिए होंगी, 1 से शुरू होंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, कि उसने सबके सब वर्गमूल में दिए हैं, अंडर रूट में दिए हैं। तो आपको जो a लेना है या फिर b लेना है, मैं आपकी सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ, आप कुछ भी ले लीजिए, पर आप कुछ भी लोगे तो आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो ये किसी ना किसी का वर्ग लेना, जैसे मैंने 9 ले लिया 3 का, और 16 ले लिया, 9 और 16 2 ले लिया मैंने। अब हर एक समीकरण में रखिए, तो देखिए पहले की साइड क्या है, सबके सब a धन b वर्गमूल में है, तो वर्गमूल a धन b निकाल लीजिए। तो a धन b का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक। और उल्टी साइड क्या है, वर्गमूल a और वर्गमूल b। तो मैं इसका अगर वर्गमूल निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 3, और इसका 4। तो दूसरी साइड क्या है, 4 और 3 जोड़ा है तो 7। अब आप देख लीजिए कौन सा समीकरण बन रहा है, ये और 7, इनके बीच में क्या संबंध है कि 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा किस में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो आपका तीसरा वाला सही है। आप इस तरीके से हल कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा आपको उत्तर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न भी, किसी माह में 3 रविवारों की दिनांक सम संख्या है। किसी माह में 3 रविवार हैं जो सम संख्या में आ रहे हैं, तो उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा। तो देखिए पहले तो ये कंडीशन कब की है कि उसने कहा है 3 रविवार आ रहे हैं, अब तीन रविवार हैं, तीनों सम को हैं। तो आपके लिए वो महीना जो मंथ होगा, उस महीने में 5 रविवार आ रहे होंगे, ये ध्यान रखना, उस महीने में 5 संडे आ रहे होंगे, तब जाके 3 सम में पड़ रहे होंगे, 4 में नहीं हो रहा होगा। और 5 आने की कंडीशन क्या है उस महीने की, उस महीने में 5 इतवार आने की, यानी कि 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, सिर्फ इनमें से किसी एक दिन संडे आना चाहिए। 3 तारीख भी बहुत कम है, 3 तारीख उसके लिए है जहां 31वां जाता है महीना, लेकिन हम क्या मानते हैं 30। तो हमारा इन दोनों में से एक में रविवार आना चाहिए, तब जाके हमारा 5 इतवार आएंगे उस महीने में। और उसने कहा है सम, तो यहीं से सम कर लीजिए, 2 तारीख को आ रहा है, ठीक है। तो जिस महीने में 2 तारीख को आ रहा होगा, उसी महीने में क्या हो रहा होगा, कितनी तारीख को आ रहे होंगे फिर अगले जो 3 है, 5 में से 3 इतवार क्या होंगे हमारे इवन नंबर, यानी कि वो होंगे सम होंगे, सम तारीख को आ रहे होंगे, सम संख्या वाले दिन आ रहे होंगे। अब उसने कहा है 15 तारीख, तो 15 तारीख को कौन सा वार होगा, उत्तर इसका शनिवार है, शनिवार, ठीक है। उत्तर इसका शनिवार है। कैसे, आप चार्ट देख लीजिए, मैं चार्ट में आपको समझा दूंगा। देखिए संडे कब आएगा, ये तो पता चल गया कि 15 तारीख शनिवार है। कैसे, जो संडे आएगा वो आप 7-7 दिन का गैप कर लीजिए, 2 तारीख आ रहा है, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30। तो आप देख सकते हो 3 तो सम बन रहे हैं, ये महीने 31 भी जा सकता था, ठीक है।
दो तो सम, 3 सम बन गए और 16 तारीख को भी इतवार आ रहा है, तो 15 तारीख को क्या होगा? शनिवार। ये चीज क्लियर हुई। तो मैथ्स में जो यूटीटी का था, गणित का, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अभी इसके बाद मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डालूंगा। हो सकता है वो अलग अलग हों, जरूरी नहीं कि यूटीटी के, पहले इसके सॉल्व करवा दूंगा उसके बाद आगे। तब तक के लिए थैंक यू।